Good morning, students. In today's lecture, our subject is Design of Concrete Structure 1. Design of beam by working stress method. Here we have to study today. But before starting the design of beam, here we study some introductory part about a beam. RCC beam are of the following three types. First is a singly reinforcement beam. The beam in which steel reinforcement is placed in a tension zone only are called as a singly reinforcement beam. हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में क्या करते हैं, जो स्टील है वो सिर्फ टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम. सेकंड टाइप ऑफ बीम इज डबली रेनफोर्समेंट बीम. The beam in which reinforcement is placed in tension as well as compression zone are called as a doubly reinforcement beam. In doubly reinforcement beam, we provided steel in tension as well as compression zone. हम यहाँ पे both zone में steel provide करते हैं, उसको बोलते हैं doubly reinforcement beam. Third type of beam is flanged beam, is also called as a T beam and L beam. The beam in which portion of slab act together with the beam for resisting compressive stresses are called as a flanged beam. जो भी compressive stresses आने वाले हैं वो resist करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैब और बीम दोनों भी टुगेदर क्या करते हैं, हम कास्ट करते हैं, मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेंज्ड बीम. यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे बताया है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम. बी इज अ विड्थ ऑफ बीम, कैपिटल डी इज अ ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, स्मॉल डी इज अ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एस टी मीन्स टेंशन स्टील. यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, सिंगली रेनफोर्समेंट में सिर्फ टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम. सेकंड इज डबली रेनफोर्समेंट बीम. बी इज अ width of beam, small d is a effective depth of beam, and d dash is a depth up to effective depth to compression steel. Here we provide a steel in tension zone as well as in compression zone. It is called as a doubly reinforcement beam. Flanged beam or T beam, we constructed slab and beam together. It is called as a flanged beam. Here we study necessity of rectangular beam or singly reinforcement beam. At intermediate support of a continuous beam, the beam is subjected to negative or hogging moment, causing a tension in a slab region at the top, with the result that the slab portion become ineffective in a resisting compression, and the effective section of beam is simply a rectangular section. In a rectangular section, the continuous beam, here intermediate part moment is a hogging moment causing a tension. जो हॉकिंग मोमेंट और निगेटिव मोमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन एक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वो रिजिस्ट करने के लिए स्लैब रीजन एट द टॉप एंड रिजल्ट दैट द स्लैब पोर्शन बिकम इनइफेक्टिव. तो उसकी वजह से क्या है, स्लैब का जो पोर्शन है वो इनइफेक्टिव हो जा रहा है कंप्रेशन जोन में. बीम इज इट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. Thus at a support of a continuous beam, the beam no more act like a flanged beam, with just a rectangular beam with total depth from the top of flanged of the bottom of the beam. हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या करते हैं, फ्लेंज्ड बीम की तरह इसको कॉस्ट करते हैं हम, लेकिन ये उसकी तरह एक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम. वेरियस सिचुएशन अंडर विच डबली रेनफोर्समेंट बीम आर प्रोवाइडेड. कुछ ऐसे सिचुएशन है उसके अंदर हमें डबली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना नेसेसरी है. तो फर्स्ट सिचुएशन इज हियर व्हेन डायमेंशन ऑफ बीम आर रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल कंडीशन एंड द सेक्शन विल हैव सफिशिएंट एरिया ऑफ कंक्रीट टू बी प्रोवाइडेड फॉर compression.
यहाँ पे हमें क्या है कि इनसफिशिएंट एरिया है जहाँ पे हम डेप्थ उतनी बीम के प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल कंडीशन के हिसाब से जहाँ पे हमें डेप्थ रिड्यूस करना है बीम की। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि स्लैब की जो डेप्थ है और बीम के डेप्थ ये अलग अलग है, तो वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, जो बीम की डेप्थ है वो कम करनी है, तो बीम की डेप्थ हमें रिड्यूस करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम बोथ जोन में स्टील प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करेंगे और कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि लोड हमारा जो है वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन उसकी डेप्थ रिड्यूस हो जाएगी। द बीम सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिव लोड, इम्पैक्ट एंड शॉक, इसेंट्रिक मूविंग लोड सच एज अ क्रेन। जहाँ पे लोड ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बीम की डेप्थ बढ़ जाती है। वो बीम की डेप्थ रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे इनसफिशिएंट एरिया होता है, उतना एरिया हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशंस होते हैं, कुछ आर्किटेक्चरल कंडीशंस होते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। व्हेन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इज़ टू मच, बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मोमेंट की वजह से क्या होता है, मोमेंट ज़्यादा है तो लोड ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से क्या है, हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। और हम डेप्थ, कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं कि हम डेप्थ नहीं बढ़ा पाते, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड में स्टील प्रोवाइड करेंगे। उसको बोलते हैं हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड इज नेसेसिटी ऑफ फ्लेंज्ड सेक्शन। फ्लेंज्ड सेक्शन प्रोवाइड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन, when slab and beam are cast together, the construction become monolithic. Some portion of slab above the beam become the part of the beam and help in resisting compressive stresses. It is also deflect with a deflection beam under a load. हम कुछ ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बीम और स्लैब ये मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब स्लैब ये सेपरेट है, बीम ये सेपरेट है, लेकिन हम इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये ऐसा लगता है कि एक ही मेंबर है, एक ही पार्ट है ये। ऐसे हमें इसको कास्ट करना है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेजिस्ट करने के लिए हम इसको ऐसा कास्ट करते हैं। Therefore, the effective section of beam become a flange having a T and L shape. तो ये T और L से शेप में हमें दिखाई देता है। The slab portion of the section is called as a flange. जो स्लैब का सेक्शन होता है उसे हम फ्लेंज बोलते हैं। And the portion below slab is called as a web. टी बीम में अपर वाला जो होता है उसको हम फ्लेंज बोलते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम वेब बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। इट इज डिफाइंड एज दैट द एक्सिस इन विच स्ट्रेसेस आर जीरो। जहाँ पे स्ट्रेसेस ज़ीरो होते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। ये दो जोन में, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ पे स्ट्रेसेस ज़ीरो होते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इट प्रोवाइड द सेक्शन, इट डिवाइडेड द सेक्शन इनटू टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड अपॉन अ शेप ऑफ द सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। कितना हम स्टील प्रोवाइड करते हैं और हमारा सेक्शन कैसा है, मतलब टी सेक्शन है या फिर यल सेक्शन है, उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। और स्टील प्रोवाइड करने में जब सिंगली रेनफोर्समेंट आएगा तो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन अलग होगी, और जब हम डबली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस जो है उसकी पोजीशन अलग होगी। तो न्यूट्रल एक्सिस हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड द सेक्शन
into tension and compression zone। यहाँ पे अभी हमको कंपैरिजन देखना है, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस्ड, अंडर रेनफोर्स्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इन तीनों का हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। XA इज इक्वल्स टू XC, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बैलेंस्ड सेक्शन। XA क्या होता है, इज इक्वल्स टू XC। सेकंड, XA is smaller than XC, it's called as a under reinforced section. Third condition is XA is greater than XC, it's called as a over reinforcement section. मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बैलेंस्ड सेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम परसेंटेज ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड दैन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए जितना हमें स्टील लगेगा उतना ही स्टील हम प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। मतलब उससे कुछ कम भी नहीं और उससे कुछ ज़्यादा भी नहीं हम प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड सेक्शन। सेम परसेंटेज ऑफ स्टील हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड सेक्शन। इन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन लेस परसेंटेज ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड दैन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हमें जितना स्टील प्रोवाइड करना है उससे थोड़ा सा कम, लेस परसेंटेज हम अंडर रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। लेस परसेंटेज ऑफ स्टील हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड, दैट इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। मोर परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर प्रोवाइडेड देन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हमें जितना स्टील लगता है उससे कुछ परसेंटेज में हम ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड, दैट इज बोथ स्टील और कॉन्क्रीट रीचेज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस एट द सेम टाइम। बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होता है, स्टील और कॉन्क्रीट ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हैं सेम टाइम में। स्टील भी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, कॉन्क्रीट भी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, स्ट्रेसेस आ जाएंगे उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस रीचेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेंसाइल स्टील है तो वो पहले क्या होता है, स्ट्रेसेस आ जाते हैं और उसके अंदर बेंडिंग फर्स्ट होता है। सो फेलियर ऑफ बीम विल ड्यू टू ओवर स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में ज़्यादा स्ट्रेसेस आने की वजह से पहले हमारा क्या है, बीम पहले फेल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्योंकि इसमें बैलेंस सेक्शन से हमने थोड़ा कम स्टील प्रोवाइड किया है, लेस परसेंटेज ऑफ स्टील हमने इसमें प्रोवाइड किया है, सो बीम क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगे, ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, फेलियर ऑफ बीम हो सकता है। थर्ड, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। हियर कॉन्क्रीट रिचेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग फर्स्ट। यहाँ पे कॉन्क्रीट पहले फेल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ओवर रेनफोर्समेंट मतलब ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पहले कॉन्क्रीट पहले फेल हो जाएगा इन बेंडिंग फर्स्ट। सो फेलियर ऑफ बीम विल बी ड्यू टू ओवर स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट। यहाँ पे कॉन्क्रीट ओवर स्ट्रेस होने की वजह से हमारा बीम फेल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशन से, फर्स्ट है बैलेंस्ड सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टील और कंक्रीट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी सेम टाइम पे परमिसिबल लिमिट से एक्सीड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फेल हो जाता है। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, स्टील पहले मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, उसकी वजह से हमारा सेक्शन फेल हो जाता है। और ओवर रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि कंक्रीट पहले परमिसिबल लिमिट के बाहर पहुंच जाता है, उसकी वजह से क्या है, फिर बीम फेल हो जाता है।
ऐसे ये 3 सिचुएशंस है। इफ द रेशियो ऑफ स्टील टू कंक्रीट इन बीम is such that maximum strain in two material reaches simultaneously, a sudden failure would occur with a less alarming deflection. तो इस बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, हमने अभी देखा कि स्टील और कंक्रीट जो है वो बहुत सेम टाइम पे फेल हो जाते हैं। तो जो है रेशियो ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन बीम, ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, ये साइमल्टेनियसली मतलब एक फेल हो गया तो दूसरा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमें अलार्म प्रोवाइड नहीं करता है। अलार्म प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब जो बिल्डिंग हमारी फेल हो रही है, मतलब हमारा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अभी हमें पता है अर्थक्वेक आ गया और ये फेल होने जा रहा है, ये फेल होने जा रहा है, तो ये हमें अलार्म क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्सन्स है, जो ह्यूमन बींग्स है अंदर, तो वो बाहर चले जाने चाहिए, ह्यूमन लॉस कम हो जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये बैलेंस सेक्शन में सडन फेलियर हो जाती है, ये हमें कुछ अलार्म नहीं प्रोवाइड करता है। अलार्म प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अलार्म प्रोवाइड करना, क्योंकि ह्यूमन लॉस कम हो जाना चाहिए। मतलब हमें अभी पता चला है कि ये बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बीम अभी फेल हो जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, तो हम फटाक से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये बैलेंस सेक्शन में हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सडन फेलियर होता है, वुड ऑकर विद लेस अलार्मिंग डिफ्लेक्शन, ये अलार्म प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये बैलेंस सेक्शन का हम डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं कि ये कुछ हमें अलार्म प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और स्टील और कंक्रीट ये बहुत मतलब क्या होते हैं, एट अ टाइम फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर रेनफोर्समेंट में, व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टील इज कीप्ड लेस, जब हम रेनफोर्समेंट का अमाउंट कम रखेंगे तो रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन the position of Na shift upward to satisfy the equilibrium condition. That force of compression is equal the force of tension. In this process, Cg of compression force also shift upward. मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन होती है वो अपवर्ड की तरफ मूव हो जाएगी। क्यों अपवर्ड की तरफ मूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लेस परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा Cg जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या है, स्टील फर्स्टली फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टील इज कीप्ड मोर देन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। हमने यहाँ पे क्या किया है, बैलेंस्ड सेक्शन जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेम परसेंटेज में स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, ओवर रेनफोर्समेंट में बैलेंस सेक्शन के कुछ परसेंटेज मोर हमने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया है। द पोजीशन ऑफ यानी शिफ्ट डाउनवर्ड टू सेटिस्फाई, जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पे डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऑन दैट फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन, जितना फोर्स कंप्रेशन में है is equal to force of tension. In this process, Cg of compression also shift upward. यहाँ पे हमें स्टडी करना है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में, इफ द बीम इज फर्दर लोडेड द स्ट्रेन इन सेक्शन इंक्रीजेस, thus result in a process of shift in a continue until maximum strain in steel reaches is called as a tension failure. यहाँ पे क्या होता है, हमारा टेंशन फेलियर होता है ये अंडर रेनफोर्समेंट में, और यहाँ पे हमें स्टडी करना है ओवर रेनफोर्समेंट में। इफ द बीम इज फर्दर लोडेड द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन अ सेक्शन इंक्रीजेस, thus the result in a process of shift in a continue until maximum strain in concrete reaches is called as a compression failure. अंडर रेनफोर्समेंट में टेंशन फेलियर होता है और ओवर रेनफोर्समेंट में कंप्रेशन फेलियर होता है। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि स्टील कम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन फेलियर होता है, और ओवर रेनफोर्समेंट में स्टील ज़्यादा होता है लेकिन ये कंप्रेशन फेलियर होता है ओवर रेनफोर्समेंट होने की वजह से।
यहाँ पे और हमें स्टडी करना है कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आर प्रेफर्ड बिकॉज देयर फेल्योर टेक प्लेस बाय यील्डिंग ऑफ स्टील विच इज़ अ ग्रेजुअल टाइप ऑफ फेल्योर एंड इज प्रोसेड बाय अ वाइंडिंग ऑफ क्रैक and a significant increasing in a deflection and the necessary precautions can be taken before collapse takes place. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में ये फेल हो जाता है टेंशन में। अभी हमने क्या देखा कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ये टेंशन में फेल हो जाता है, ग्रेजुअल टाइप ऑफ फेलियर एंड इज प्रोसीड बाय अ वाइंडिंग ऑफ क्रैक। यहाँ पे क्या होता है, क्रैक बढ़ने की वजह से ये जल्दी से फेल हो जाता है। यहाँ पे स्टील अंडर रेनफोर्समेंट में स्टील कम होता है, यहाँ पे स्टील कम होने की वजह से सडनली डिफ्लेक्ट हो जाता है। हंस द नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन बिफोर कोलैप्स टेक प्लेस। तो ये कोलैप्स होने के पहले हम नेसेसरी एक्शंस, मतलब हमें अभी दिख रहा है यहाँ पे क्रैक आ रहे हैं तो हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर सडनली ये फेल नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या है, अर्थक्वेक आएगा तो ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फटाक से बाहर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। द फेलियर ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन टेक प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्क्रीट क्रश होने की वजह से, यहाँ पे स्टील ज़्यादा है तो ये सेक्शन क्या होता है, कंक्रीट में फेल होता है। तो अलॉन्ग एंड देयरफॉर फेलियर इज सडन। यहाँ पे क्या है, फेलियर सडन है। यहाँ पे हमने देखा अंडर रेनफोर्समेंट में ग्रेजुअल फेलियर है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे फेल होता है, और ओवर में क्या है, सडन फेलियर होता है। तो कहाँ पे हमें टाइम मिलेगा बाहर निकलने के लिए, अंडर रेनफोर्समेंट में हमें क्या मिलेगा, बाहर जाने के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुअली एक पार्ट फेल होने के बाद दूसरा पार्ट फेल हो रहा है, दूसरा पार्ट फेल होने के बाद तीसरा पार्ट फेल हो रहा है। लेकिन ओवर रेनफोर्समेंट में क्या हो रहा है, फेलियर इज सडन, फटाक से सारा नीचे गिर जाता है, तो उसकी वजह से ह्यूमन लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। एक्सप्लोजिव नेचर एंड ऑकर विदाउट साइन। यहाँ पे कोई भी हमें साइन प्रोवाइड नहीं होता है। देयरफॉर नो ओवर रेनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन इज अलाउडेड इन एलएसएम मेथड में हम ओवर रेनफोर्स नहीं कर सकते सेक्शन को। ओवर रेनफोर्समेंट मतलब ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करना, ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करने की वजह से भी क्या होता है, वो सडनली फेल हो सकता है, और सडनली फेल होने की वजह से वो हमें कुछ भी अलार्म प्रोवाइड नहीं करेगा, और उसकी वजह से भी ह्यूमन लॉस हो सकता है। क्योंकि ओवर रेनफोर्स मतलब क्या है, स्टील ज़्यादा लगेगा, और स्टील ज़्यादा लगेगा मतलब क्या है, हमारा जो भी बिल्डिंग्स है उसका क्या वेट बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से वो सडनली कोलैप्स हो जाएगा। दस द सेक्शन शुड बी रीडिज़ाइन। तो उसकी वजह से क्या है, फिर से हमें सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो हम बहुत बार ओवर रेनफोर्समेंट जो है वो अवॉइड कर लेते हैं, ओवर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, वो हमें सडन फेलियर हो जाता है, वो हमें कुछ भी अलार्म प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक सेक्शन है बीम का, बैलेंस्ड मीन्स सेम रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया। अंडर रेनफोर्समेंट मतलब यहाँ पे हमने लेस परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया, और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में हमने ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया। तो उसकी वजह से कैसे फेल हो रहा है और क्या क्या सिचुएशन में इस डायग्राम में हमें बताया है। यहाँ पे देखो, यानी मतलब न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ये सेक्शन ऑफ बीम है, यहाँ पे विड्थ है, ये डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ पे बैलेंस्ड सेक्शन है, बैलेंस्ड सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने सेम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, तो इसका पॉइंट ये न्यूट्रल एक्सिस के सेम है, न्यूट्रल एक्सिस और इसका सेंटर पॉइंट है ये सेम है, इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड रेनफोर्समेंट। यहाँ पे एक्स देखो कहाँ तक है, न्यूट्रल एक्सिस तक एक्स है हमारा, लेकिन आपको यहाँ पे अंडर रेनफोर्समेंट में दिखाई दे रहा है कि अंडर रेनफोर्समेंट में ये जो पॉइंट है ओवरलैपिंग पॉइंट, ये न्यूट्रल एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर है। देखो एक्स इज स्मॉलर देन एक्सी, एक्स इज स्मॉलर देन एक्सी है, तो न्यूट्रल एक्सिस ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे लेस परसेंटेज ऑफ स्टील हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो उसकी वजह से क्या, न्यूट्रल एक्सिस का जो है उसके ऊपर, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस ये ऊपर शिफ्ट हो रही है,
और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में देखो, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये पॉइंट डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सी इज बड़ा है एक्स से, तो इसको बोलते हैं हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन। मतलब ये 3 डायग्राम से, बैलेंस्ड सेक्शन से, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के से आपको दिखाई दे रहा है कि बैलेंस्ड सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल एक्सिस ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है अंडर रेनफोर्समेंट में, और ओवर रेनफोर्समेंट में वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये सिचुएशन है न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या है, हमने स्टडी किया है। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक कॉम्प्रेशन जोन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन, ये दोनों को ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं हम, जो डिवाइड पार्ट है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। तो इस सिचुएशन में ये बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये अलग अलग है। अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में मूवमेंट हमें निकालना है, तो वो मूवमेंट कैसे सिंगली रेनफोर्समेंट में निकाल सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूलेज है, कहाँ पे वो एक्ट होता है, तो उसके लिए ये फिगर हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो पहले बी मतलब विड्थ ऑफ बीम है, बी मतलब विड्थ ऑफ बीम, डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ये AST मतलब स्टील इन टेंशन जोन, यहाँ पे 4 बार्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। टेंशन जोन है और कंप्रेशन जोन है, यानी मतलब ये क्या करता है, दोनों जोन को डिवाइड करता है। यहाँ पे सिग्मा CBC दिया है, ये डायग्राम है हमारे न्यूट्रल एक्सिस की। हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकाली है। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका जो कॉम्प्रेशन है ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, C मतलब कॉम्प्रेशन, ये कहाँ पे एक्ट हो रहा है, x/3। मतलब जो भी ये हमारा x है, जितना भी हमारी हाफ डेप्थ होगी, ये बीम की जो भी हमारी हाफ डेप्थ होगी, उसका 3rd पार्ट मतलब क्या है, वहाँ पे एक्ट हो रहा है कॉम्प्रेशन। x/3 मतलब यहाँ पे एक्ट हो रहा है कॉम्प्रेशन। और Z इज इक्वल्स टू D - x/3, ये होता है आर्म हमारा। Z को क्या बोलते हैं हम, आर्म, इज इक्वल्स टू D - x/3। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। हमने अभी देखा B मतलब ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, स्मॉल d मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन मेजर्ड फ्रॉम कंप्रेशन फोर्स टू CG ऑफ द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का जो सेंटर है तो वहाँ तक हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। x मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की जो भी डेप्थ है उसको बोलते हैं हम x, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो और कंप्रेशन एज, कंप्रेशन एज के बिलो मतलब इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक इतना जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम, ये देखो ये पार्ट को हम बोलते हैं x। AST क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील, AST मतलब जो भी स्टील हमने टेंशन जोन में प्रोवाइड किया है उसके एरिया को हम बोलते हैं AST। सिग्मा CBC मतलब क्या, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग, जो भी परमिसिबल स्ट्रेसेस है इन कॉम्प्रेशन इन बेंडिंग। सिग्मा ST मतलब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील, ये सिग्मा ST मतलब स्ट्रेसेस इन स्टील, सिग्मा CBC मतलब स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। D कैपिटल D मीन्स ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, M मीन्स मॉड्यूलर रेशो M, NA न्यूट्रल एक्सिस। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग इन RCC सेक्शन इज द मोमेंट ऑफ कपल formed by total tensile force T acting of the CG of the reinforcement and the total compression force C in a concrete acting at the CG of the compressive stresses shown in diagram। यहाँ पे हमने डायग्राम स्टडी किया है। तो C मतलब क्या है, कंप्रेशन जोन, T मतलब टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स एक्ट हो रहा है।
कॉम्प्रेशन, ये सिंगली में क्या होता है, कॉम्प्रेशन मतलब ये कॉन्क्रीट होता है, टी मीन्स यहाँ पे टेंशन, ये स्टील की वजह से होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड एज अ लीवर आर्म। हम इसको Z से डिनोट करते हैं, लीवर आर्म। यहाँ पे हमने देखा है जो टेंशन और कॉम्प्रेशन है, ये दोनों का जो बीच में का पार्ट है, हम इसको बोलते हैं लीवर आर्म। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लीवर आर्म, जो भी हमारे पास में डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ माइनस x/3, x मतलब ये सेंटर पार्ट, x/3 हमने यहाँ पे निकाला है, x/3 d माइनस x/3, इसको बोलते हैं हम लीवर आर्म। द CG of compressive stress triangle is at a distance x/3 from compressive stresses. Lever arm Z equals to D minus x/3. Compressive force, average stresses into compressive area, 0 plus sigma CBC into B into x. B मतलब width, x मतलब जो हाफ पोर्शन है, डिवाइडेड बाय 2। जो कॉम्प्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय 2. इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स. टेंसाइल फोर्स T इक्वल्स टू स्ट्रेसेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील. स्ट्रेसेस इन स्टील में सिग्मा ST इंटू एरिया ऑफ स्टील. इट इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल फोर्स. Moment of resistance MR. How we calculate moment of resistance? T into Z or C into Z. C means compression force, Z means lever arm, or T means tensile force, Z means lever arm. We calculate MR. MR in compression zone B into X into sigma CBC into D minus x/3 divided by 2. Moment of resistance in compression zone MR sigma ST into AST D minus x/3. It's called as a moment in tension zone. अभी हमें यहाँ पे हमने देखा कि मोमेंट हम सिंगली रेनफोर्समेंट में कैसे प्रोवाइड करेंगे. अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन. हमने अभी बाकी के स्लाइड में देखा कि सिंगली रेनफोर्समेंट में कैसे एक्ट होता है. हाफ पोर्शन में कॉम्प्रेस रहता है, हाफ पोर्शन में टेंशन रहता है. हमने यहाँ पे स्टडी किया. लेकिन अभी यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन. डबली रेनफोर्समेंट में हम बोथ साइड में क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं. AST मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ASC मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन. बोथ साइड में हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं. उसकी वजह से क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ. तो वो यहाँ पे हमारा लीवर आर्म कैसे होगा, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस कैसे होगा. तो यहाँ पे हमें कंप्रेशन कहाँ पे होगा, टेंशन कहाँ पे होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे C1 मतलब कंप्रेशन पार्ट 1, कंप्रेशन पार्ट 2 और टेंशन, ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे क्या होता है, डबली रेनफोर्समेंट में हम बोथ साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं. उसकी वजह से क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन चेंज हो जाती है. तो इसके कुछ मेथड से, फर्स्ट है मेथड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी. इन दिस मेथड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग the moment of force about CG of the tensile steel. From figure we get a moment of compression force of concrete about tensile steel. हम यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टील भी है और कंक्रीट भी है, क्योंकि हमने क्या किया है, डबली में बोथ जोन में हमने क्या किया है, स्टील प्रोवाइड किया है. तो हमें मोमेंट कैसे निकालना है, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट अबाउट टेंसाइल स्टील. टेंसाइल स्टील को भी हमने लेके क्या करना है, मूवमेंट निकालना है. प्लस मूवमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट ऑफ कंप्रेशन स्टील अबाउट टेंसाइल स्टील माइनस PX इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2. सिग्मा CBC मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाई 2 इंटू D minus x/3. D minus x/3 मीन्स लीवर आर्म.
into 1.5 m means modular ratio, minus 11 ASC, area of concrete, into sigma CBC, मतलब permissible stresses in concrete, bracket d minus d dash. d means effective depth और d dash means क्या देखा था हमने कि जो हमने कंप्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड किया है वहाँ उसकी इफेक्टिव डेप्थ. स्टील बीम थ्योरी मेथड, यहाँ पे मूवमेंट निकालने के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं. तो हमने अभी यहाँ पे एक मेथड देखी, मेथड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी. इलास्टिक थ्योरी यूज़ करके हमने ये मेथड देखा. सेकंड है स्टील बीम थ्योरी मेथड. द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड अप्रॉक्सीमेटली. The whole concrete is neglected by only ASC and AST are considered. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट फुल्ली निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट जोन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, इतना ही हम मतलब स्टील का कंक्रीट में और टेंशन जोन में जो एरिया है उतना ही हम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे क्या है, स्टील बीम में हमने कंक्रीट फुल्ली निगलेक्ट कर दिया है. द फॉलोइंग आर द एजम्पशन मेड, तो उसकी वजह से कुछ हमें एजम्पशन भी करना है. ऑल द कंक्रीट आर निगलेक्टेड, हमने यहाँ पे देखा है अभी कि द होल कंक्रीट इज निगलेक्टेड. हम सिर्फ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन और एरिया ऑफ टेंशन जोन, यहाँ पे जो भी स्टील है उतना ही हम कंसिडर करेंगे. हम पूरा कंक्रीट निगलेक्ट करते हैं. परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्टील आर द सेम. हमने यहाँ पे ऐसे भी एज्यूम किया है जो भी स्ट्रेसेस है स्टील के और जो भी कंप्रेशन और टेंशन में जो भी स्ट्रेसेस आएंगे स्टील के रिलेटेड वो सेम होंगे. द परमिसिबल स्ट्रेसेस रीच देयर मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट द सेम टाइम. मतलब यहाँ में हमने ऐसे एज्यूम किया है कि ASC इक्वल्स टू AST. टेकिंग द मूवमेंट अबाउट कंप्रेसिव स्टील MR इक्वल्स टू AST इंटू सिग्मा ST d माइनस डी डैश. तो हमने स्टील बीम थ्योरी में मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला देखा है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं. तो MR का फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्टील. मतलब हमने यहाँ पे स्टडी किया कि ASC इक्वल्स टू AST. जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट जोन कंप्रेशन जोन है और एरिया ऑफ स्टील इन हमारा टेंशन जोन है वो दोनों भी कैसा है, सेम है. इंटू सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील d माइनस डी डैश. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं. और हमने अपने यहाँ पे मेथड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी में देखा है कि यहाँ पे हमने कंक्रीट भी कंसिडर किया है, स्टील भी कंसिडर किया है कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में. तो उसकी वजह से इसका मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला अलग है. नेक्स्ट कुछ स्टेप्स है. डिज़ाइन कांस्टेंट ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन. हमने 3 सेक्शन की स्टडी किया है, बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. तो हमें यहाँ पे बैलेंस्ड सेक्शन के कुछ कांस्टेंट की स्टडी करना है. न्यूट्रल एक्सिस कोएफिशिएंट के. तो कोएफिशिएंट के कैसे है, सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय सिग्मा ST डिवाइडेड बाय M. सिग्मा CBC मतलब क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल्स टू XC. XC मतलब क्या है, हमारा जो है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो कंप्रेशन जोन है वहाँ तक का हमारी साइज d माइनस XC. ओके, तो हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है कि बीम क्या होता है. बीम के हमने यहाँ पे 3 टाइप स्टडी किए हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम और फ्लेंज्ड बीम. इसकी हमने डिटेल में स्टडी किया है. उसके बाद में हमने स्टील कम ज़्यादा हो गया तो उसके क्या क्या कंपैरिजन होते हैं, मतलब बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, उसकी हमने यहाँ पे स्टडी किया है. नेक्स्ट में हम इसके रिलेटेड कैसे डिज़ाइन करना है उसके कुछ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे. आपको कुछ डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन